आज 2023 के नजरिए से हम बात कर रहे हैं, तो आज जुड़े रहिए बस हमारे साथ। जल्दी से आए हुए मेहमानों से, जो खास मेहमान आज हमने बुलाए हैं अपने दर्शकों के लिए, जिनसे हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के लेकर के, आपका अपना खुद का भविष्य, कुंवारों के लिए भी बात होगी, बात किसानों के लिए भी होगी, बात नौजवानों के लिए भी होगी, बात बेरोजगारों के लिए भी होगी। जब इतना सबके लिए, तो बस आप हमारे साथ ट्यून रहिए। जल्दी से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ पांडे जयंत कुमार जैन जी हैं, ज्योतिषाचार्य, जो कि फिरोजाबाद से जुड़ेंगे। जैन जी नमस्कार, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा भारत समाचार पर। और हमारे साथ कन्हैया महाराज जी भी जुड़ेंगे, वाराणसी से ज्योतिषाचार्य हैं। कन्हैया महाराज जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत करना चाहूंगा। और अरुण सिंघल जी हैं, ज्योतिषाचार्य जी। अरुण सिंघल जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ भारत समाचार के स्टूडियो में देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य अनुराग वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं। अनुराग जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को बढ़ाऊं, आज मेरा कोई सवाल किसी से नहीं है, मैं तो आज बस जानना चाहूंगा कि ये 2023 कैसा रहेगा, किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए लाभकारी है, किसके लिए शुभकारी है। कुछ ऐसे ही सवालों के आज हम जवाब लेंगे। सबसे पहले मैं अनुराग वाजपेयी जी आपका स्वागत करना चाहूंगा बहुत तहे दिल से। और जब हम 2022 की बात करें, 2023 अब आ चुका है, लगभग दस्तक दे चुका है। 2022 भी जाते जाते बहुत कुछ अगर हम बात करें खोया पाया, लेकिन नई उम्मीद की हम बात करते हैं, नए विश्वास की बात करते हैं, नए जोश की बात करते हैं। सबसे पहले 2023 हम सब के लिए मैं चाहूंगा कि मंगलकारी हो। अपना कुछ ऐसा मंत्र, कुछ ऐसा दीजिए कि सबसे पहले हम सारी बुराइयां एक तरफ, सारी चीजें एक तरफ, लेकिन कुछ ऐसा शुभकारी हो, फलकारी हो, लाभकारी हो। जी। समस्त भारत समाचार के समस्त दर्शकों को आंग्ल नववर्ष की, आधुनिक नववर्ष की शुभकामनाएं। यद्यपि जितने भी आचार्य यहाँ बैठे हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं इस स्टूडियो में दूर से, चैनल के माध्यम से, समस्त आचार्यों को मैं आध्यात्मिक प्रणाम करता हूँ। और बताना चाहूँगा कि मूलतः तो अपना नया वर्ष चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। हमारा नया वर्ष प्रारंभ ही पूजन से होता है, भगवती माँ दुर्गा की साधना आराधना से। फिर भी लौकिक दृष्टि से, यद्यपि वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हम समस्त लोग हैं, इसलिए आंग्ल नववर्ष हम सब लोग जो प्रतिवर्ष मनाते हैं, उसके दृष्टिकोण से मैं चंद पंक्तियां कहूंगा। जी जी बिल्कुल। एक श्लोक और फिर चंद पंक्तियां कहूंगा। ओम हरि ओम, हरि ओम, ओम तच्छन्यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शंचतुष्पदे। कि सुख का सागर उमड़ता समर्पित तुम्हें, और तुम हंसो खिलखिलाओ नए साल में। हर प्रगति झूमती आके चरणों लगे, हर्ष के गीत गाओ नए साल में। बीते वर्षों का संकट न आए कभी, फिर से सपने सजाओ नए साल में। जो जहां भी मिले बस दुआएं करे, आयु बल स्वास्थ्य पाओ नए साल में। ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रारंभिक। बिल्कुल, और इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ किस तरीके से हम सबके बढ़ते सफलता के कदम सदैव ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो, सबके लिए यही ढेर सारी शुभकामनाएं। जयंत कुमार जैन जी, आपके साथ आ रहा हूं। जैसा कि अनुराग जी ने कहा, किस तरीके से जो पिछला साल जो गया, लेकिन जाते जाते बहुत कुछ सबक भी सिखा गया, लेकिन 2023 के लिए क्या संदेशा है? देखिए, 2023 हम लोगों के लिए वैसे आर्थिक रूप से उन्नति कारक रहेगा। जैसे अभी पूर्व आचार्य जी ने बताया, तो मैं ये पहले तो भारत समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनको शुभकामनाएं दूंगा कि उनका नववर्ष मंगलमय हो। और सभी दर्शक जो भारत समाचार के हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि नववर्ष उनके लिए मंगलमय हो। मैं तो एक ही भावना कहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संसार के सभी जीवों का कल्याण हो, सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं ये कहूँगा, आने वाला नववर्ष जो है, हम देख रहे हैं यहाँ जिस तरीके का विगत वर्षों में जो समस्याएं रही हैं, जिस तरीके से ये कोरोना वायरस और बहुत सारी समस्याओं से जूझती रही है हमारी आर्थिक स्थितियां भी, और जिस तरीके से
सभी लोगों की आयु को लेके संकट पैदा हो गया है, स्वास्थ्य को लेके एक संकट पैदा हो गया है। और अभी एक नए कोरोना की बात चल रही है, तो मैं ये कहूँगा कि आने वाला जो समस्याएं हैं, ये जितना विकराल रूप दिख रहा है उतना नहीं होगा आने वाले वर्ष में, मैं यही कहूँगा। जी अच्छा जैन जी, आपने कहा कि आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा, यानी कि अगर हम जब कहते हैं 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी उसका लाने का जो लक्ष्य रखा गया और ग्लोबल इन्वेस्टर जो होने वाला, उसके परिणाम जो है वो बेहतर देखे जा सकते हैं। देखिए ऐसा है, ये विश्व के पटल पर जो इस समय चीजें चल रही हैं उसमें मेरा मानना यह है कि भारत इसमें निश्चित रूप से कामयाब रहेगा। तो मैं इसकी अभी जो बात कह रहा हूं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, लेकिन आर्थिक रूप से उन्नति की ओर निश्चित रूप से अग्रसर होगा भारत। जी चलिए, उम्मीद की जा सकती है। कन्हैया महाराज जी, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा और मेरा सवाल यही है कि जब भारत विश्व गुरु की बात करता है तो हम जो विश्व गुरु बनने की जब राह पर चल रहे हैं, कितनी सफलता हासिल कर पाएंगे या किस ओर अग्रसर हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद समाचार सारे स्टाफ को, सारे कार्यकर्मी को और सारे महाराज को, सारे गुरुओं को मेरा सादर से सबको मेरा प्रणाम है। और आपके चरणों में बहुत सारा साधुवाद है कि आपने इतना सुंदर डिग्री रखा है और 9 वर्ष में कुछ समझा। सर ये जो सुंदर सा रखा है, ये सब आप लोगों के आने से, आप लोग ज्योतिषाचार्य जो आए हैं, मान बढ़ाया, उन सबसे भी बहुत अच्छा हुआ सर। जी जी, आपकी सोच को मैं प्रणाम करता हूं और आपके पूरे चरण में प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा आपने डिबेट रखा है, वास्तव में इसकी आवश्यकता थी और ये सभी लोग जानना चाहेंगे कि हमारा ये 9 वर्ष कैसा होगा। देखिए 9 वर्ष जैसे आता है, पिछली बार 2-2 का अंक था, यानी राहु का अंक था, तो 2 और जोड़ के 4 नंबर बनता है, जो राहु का प्रतीक होता है, तो काफी संघर्षों को देता है। लेकिन इस बार 2 और 3 मिलकर 5 नंबर बनना है, जो बुध ग्रह का प्रतीक है, जो भगवान गणेश का प्रतीक है। ओम गणगणपताय नमः, ओम गणगणपताय नमः, ओम गणगणपताय नमः। गणेश जी सबका कल्याण करें। गणेश जी का ये साल है, भगवान गणेश का ये साल है। ये साल केवल शुभ ही शुभ होने वाला है, कल्याण ही कल्याण होने वाला है और केवल लाभ ही लाभ होने वाला है। ये साल बहुत ही सुंदर जाने वाला है हमारे उद्योग जगत के लिए, हमारे व्यापार जगत के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे विश्व पटल पर भी एक काफी उपलब्धि भरा साल होगा, ऐसा मेरा मानना है कि साक्षात गणेश जी का दर्शन इस साल होगा सबको। और गणेश का यह साल है, यानी 5 नंबर बुध ग्रह का साल है ये। बुध देवी है, फाइनेंस के मालिक है, ये धन के मालिक है, दौलत के मालिक है, व्यापार के मालिक है, वाणी के मालिक है और कम्युनिकेशन के मालिक है। तो जो लोग कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कार्य में चाहे जो भी काम करते हो, उनका तरक्की निश्चित है, उनको आगे बढ़ना है, उनको कोई रोक नहीं सकता। इस साल यदि जो भी भक्त गणेश की पूजा करेगा, सारे विघ्न विघ्नाएं, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। एक बार आप हृदय से सच्चे मन से याद करके देखें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बिल्कुल सत्य है जी। अच्छा कन्हैया महाराज जी, आप ये बताइए, आपने कहा कि गणेश जी की जो आराधना करेगा, कोई ऐसा सा छोटा सा गुरु मंत्र दे दीजिए जो हम लोग कहीं पे भी बैठे और गणेश जी की आराधना करें और हम सब की अनुकंपा जो है वो मनोकामना पूरी हो। जी कोई ऐसा सा गुरु मंत्र? देखिए गुरु मंत्र के साथ मैं कुछ क्रिया बताना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु मंत्र के साथ क्रिया करते हैं तो और तेज योग बन जाएगा। प्रत्येक बुधवार के गणेश जी का दर्शन करें, उनको गुड़ का भोग लगावे, उनको जो है दही का भोग लगावे, उनको घी से बना हुआ लड्डू का यानी मोदक का भोग लगाने से गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और गणेश जी का एक बीज मंत्र ओम गणपते नमः, इस मंत्र का यदि जाप किया जाए सच्चे मन से आपकी समस्त मनोकामना होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गणेश जी का साल है, इस साल का बहुत सेलिब्रेट करें आप सब लोग। आज रात में ठीक 12 बजे गणेश जी के नाम से पूजा करें, 9 वर्ष की पूजा करें, 2023 की पूजा करें और सभी लोग अपने घर में रात में 12 बजे पूजा करें। ये साल है प्रभु, ये साल मेरा बड़ा अच्छा हो, मेरी मनोकामना पूर्ण हो, चाहे कितनी भी बाधाएं आए मुझे बचाए, यदि आता तो कम से कम कष्ट हो और मेरा साल बहुत अच्छा मिले, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। बिल्कुल हम यही सब कामना करेंगे। हमारे साथ अरुण सिंगल जी भी हैं। अरुण जी एक बार फिर आपका स्वागत करना चाहूंगा। अरुण जी 2023 अब तक दे रहा है, देखिए जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। 2023 में अगर आप क्या संदेशा देना चाहेंगे, क्या करें क्या ना करें? सर्वप्रथम तो मैं भारत समाचार चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित किया है, जिससे सभी दर्शकों को और भारत समाचार परिवार को एक नया संदेश और नई दिशा मिलेगी। जैसे आपने ज्योतिष का उसमें दिया, ज्योतिष को वेदों में नेत्र की संज्ञा दी गई है। नेत्र मतलब जैसे हम चलते हैं, पैदल चल रहे हैं या गाड़ी में चल रहे हैं,
तो हम अपने नेत्रों के माध्यम से ही देखते हैं कि सड़क पर आगे कोई गड्ढा तो नहीं है, कोई ऐसा वाहन तो नहीं आ रहा है, तो हम नेत्रों के माध्यम से ही गाड़ी को सुचारू रूप से चलाते हुए सही रास्ते पर निकल जाते हैं। उसी तरीके से ज्योतिष आगे आने वाले भविष्य के बारे में हमको आगाह करते हुए यह बताता है कि हम किस प्रकार से आगे अपना जीवन रखें, जिससे कि इसमें हम सुगमता पूर्वक, सफलता पूर्वक आगे बढ़ सकें। तो बिल्कुल आगे आने वाला वर्ष बड़े बड़े ग्रहों का उसमें राशि परिवर्तन हो रहा है, तो बहुत ही शुभ फलदायक भी है, क्योंकि गुरु महाराज हमारे नव संवत्सर से ही परिवर्तन कर रहे हैं अपने मित्र की राशि में, तो वो बहुत ही सुंदर परिवर्तन होगा। बिल्कुल जो परिवर्तन होंगे। और इस वक्त हमारे साथ आचार्य राजीव शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, जिसके जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। राजीव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। भारत समाचार के दर्शक देखिए आज स्टूडियो में आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सुबह सुबह तो आप जानकारी देते हैं, अब देखिए आज जब हम साल भर का पूरा लेखा जोखा लेने आए 2023 है, तब आपकी बड़ी कमी खल रही है यहाँ पर सब स्टूडियो में। और कुछ दर्शकों ने हमसे सवाल भी पूछा है कि जब राजीव जी जुड़े तो जब पूछना कि कैसे हो, खास करके जो बैचलर्स हैं उन्होंने कहा कि उनके कब तक शादी के आसार नजर आ रहे हैं। वो डेस्क के ही लोग हैं, दिलीप जैसे, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा। राजीव जी फिलहाल किस तरीके से रहेगा हम सबको, और क्या सावधानी बरतनी है, किस तरीके से क्या पूजा अर्चना करनी है, आज जरा हमारे दर्शकों को दीजिए जानकारी। राजीव जी जी, सर्वप्रथम तो भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम, और आप सभी विज्ञ लोगों को जिस प्रकार से आप लोगों ने इतना एक विद्वता वाला और लोगों को ज्ञान प्रदान करने वाला आपने एक विषय रखा है। वैसे मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, जो हम लोग की काल गणना है, ये जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है उसके हिसाब से होता है। वैसे तो हम लोग का जो नव संवत्सर की गणना होती है, जब संवत्सर के राजा मंत्री इत्यादि बदलते हैं, वो चैत्र मास से हम लोग जोड़ते हैं उसको। लेकिन आज अगर हम लेते हैं तो हम इस 2023 को सबसे पहले तो केतु का साल हो जाता है। ये केतु का साल मतलब जो भी आदमी चाहेगा महारत हासिल करेगा। अगर विवाह करना चाह रहा है तो विवाह के कार्य में उसको सिद्धि मिलेगी। अगर वो कोई कार्य करना चाह रहा है कार्य में सिद्धि मिलेगी, क्योंकि केतु सिद्धि के कारक होते हैं और प्रथम केतु ही होते हैं जो आपको किसी भी प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं ये जो कहना चाहूँगा वो ये कि अगर हम इस पूरे 2023 को 3 भागों में डिवाइड करें, मोटा मोटा संक्षेप में बताना चाहूँगा, तो एक तो जनवरी का महीना और दूसरा 22 अप्रैल और उसके बाद अक्टूबर। तो जनवरी का महीना बहुत विशेष है, और ये साल इसलिए भी विशेष है कि 4 बड़े ग्रह होते हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु, ये चारों का ही परिवर्तन होने वाला है। और विशेष रूप से शनिदेव, ओम शन्यो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतिय शन्योर्भिस्रवन्तु नः, इस प्रकार से कहते हैं कि शनिदेवी काल गणना के स्वामी, और काल गणना के स्वामी के साथ 12 राशियों के आयु, काल, खंड और इस प्रकार से अपना जो मेहनत करने की क्षमता होती है वो बढ़ाते हैं। और चूंकि वायु तत्व राशि में ये जा रहे हैं, तो वायु तत्व की जितनी भी राशियां हैं, जैसे मान लीजिए तुला हम राशि की बात करेंगे, या मिथुन की बात करेंगे, और कुंभ की बात करेंगे, निश्चित रूप से राजयोग कारक साल होने वाला है, जहां तक शनि और बुध की राशियां हैं उनके लिए, और शुक्र की राशियां। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी राशियों को निगेटिव कह रहे हैं। शनि देव जब भी कुंभ में आए हैं तो एक प्रकार से इंडस्ट्रियस नेचर, यानी कि आपको मेहनत करने की एक क्षमता बढ़ाता है जी, और आपके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने वाला भी समय, जैसे 17 जनवरी तक कुछ प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो सकती हैं लोगों में, या लोगों में आपसी वैमनस्य मनमुटाव की स्थितियां बन सकती हैं मकर के शनि में। उसके बाद से वैमनस्य और मनमुटाव की स्थितियां दूर होंगी। और इसी के साथ ही अगर मैं बात करूं तो धार्मिक पक्ष अगर मैं ले लूं और आध्यात्मिक पक्ष ले लूं, तो आध्यात्मिक पक्ष निश्चित रूप से बढ़ने वाला है, और इसके साथ ही समृद्धि सूचक साल होगा। हाँ, लेकिन बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी जनवरी से लेके अप्रैल के महीने में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने के बीच में थोड़ा सा आर्थिक स्थिति के लिए नई विचार आएंगे। काफी इवेंट आ सकता है अगर हम देश काल। अच्छा राजीव जी, लेकिन इसका मतलब कुल मिलाकर के जो लबो-लबाब निकल रहा है, एक कंक्लूजन निकल रहा है, वो यही राजीव जी से बात करें। हाँ राजीव जी, जो
कंक्लूजन निकल रहा है वो यही कि जो अभी विवाह की जो सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो जल्दी से कर डालें, इस शुभ काम में देरी ना करें। कुंवारों के लिए यही संदेश है कहीं ना कहीं। देखिए, आप कुंवारों के लिए जो है आपकी अच्छा लग रहा है कि आप थोड़ा सा परेशान है उनके लिए जी। कुंवारे लोगों के लिए, चूंकि गुरु नहीं, मैं भी बृहस्पति देव पूछूंगा, अग्नि मैं भी तत्व राशि में बेरोजगारों के लिए भी जाएंगे। पूछूंगा आपसे। इसलिए जो भी संबंध होंगे कुंवारे लोगों के बहुत ही अच्छे जी नहीं, देखिए इसमें क्या है कि जिस प्रकार से हमारे अंदर शक्ति का संचालन होता है, वैसे ही जब अग्नि प्रधान राशि में गुरु बृहस्पति देव जाते हैं तो गुरु बृहस्पति देव अग्नि प्रधान राशि में मंगलकारी होते हैं। किसी विद्वान आचार्य ने जैसे अभी कहा अपनी मित्र राशि में जाते हैं, तो मित्र राशि में जाके गुरु बृहस्पति देव समृद्धि का भी सूचक होते हैं और इस प्रकार से विवाह और प्रणय संबंधों को मजबूती देने का भी सूचक होते हैं। तो और तथा कथित जैसे लोग बोलते हैं मंगल के दोष इत्यादि, तो मंगल के सारे दोषों को समन भी करते हैं, मंगल के दोषों को दूर भी करते हैं जी। तो बिल्कुल सारे गुण जो हैं वो दोष हैं वो दूर हो, कोशिश हम लोगों की बस यही हो। एक बार फिर मैं उन सारी चीजों के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ग्रहों की तीन बड़े ग्रहों की जो ट्रांजिट है वो बहुत जबरदस्त इफेक्ट देने वाला है। लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि सब पॉजिटिव ही होगा जी। जो मैंने 4 महीने बताए हैं उसमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा जी। थोड़ा सा परिवर्तन का भी समय आएगा। राहु केतु और शनि गुरु चारों ही एक साल में जा रहे हैं, जिसमें केतु इसके अधिष्ठाता है जी। बिल्कुल, आपने अच्छा कहा कि कुछ चीजों से हमें सचेत भी रहना है, कुछ शुभ भी नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें सावधान भी रहना है जी। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार जयंत कुमार जैन जी आपके पास मैं आ रहा हूं। सावधान रहना है, चौकन्ने रहना है किन किन चीजों से और किस किस खास वर्ग को, खास करके चाहे मैं बुजुर्गों की स्वास्थ्य को लेकर के बात करूं, चाहे मैं बेरोजगारों को लेकर के बात करूं, युवाओं की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, किनको सावधान रहना है? सर, मैं ये जरा आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपका अपना आकलन क्या कहता है जयंत कुमार जैन जी? जी हेलो जी। जैन जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही तो मेरा सवाल आपसे ही है। आलोक जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, अपनी बात रखिए सर जल्दी से जी। सवाल आलोक जी जरा अच्छा होगा जी। सवाल बस यही है, किस किस को सावधान रहना है, किसके लिए सावधानी ज्यादा बरतनी है, किस वर्ग को? देखिए आलोक जी, मेरा कहना यह है कि ये आने वाला 2023 बहुत ही अच्छा रहने है। जैसे नवस का प्रारंभ है सूर्य के दिन में जी जी। चलिए जैन जी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही। एक बार मैं कन्हैया महाराज जी के पास चलूंगा जो कि वाराणसी से जुड़े हैं। कन्हैया महाराज जी, लगातार देखिए हम हर वर्ग को लेकर के बात कर रहे हैं, चाहे हम बात बुजुर्गों की करें, चाहे वो बच्चों की करें, चाहे पर युवाओं की बात करें, बड़ा लाभकारी है, शुभकारी है। लेकिन अगर बात करें तो किस किस खास वर्ग को सावधान भी रहना है, चौकन्ने रहना है, सचेत रहना है? जरा मैं आपका अपना आकलन क्या कहता है जानना चाहेंगे कन्हैया महाराज जी। देखिए, चूंकि ये साल बुध प्रधान है, इसमें बुध देवता का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। बुध दो चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक तो बालक का, शिशु, छोटे बच्चों का, और वृद्ध व्यक्ति का। वृद्ध व्यक्ति और छोटे बच्चे, ये दोनों को काफी सावधान रहने की आवश्यकता होगी इस साल। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तमाम प्रकार की झने, बीमारियां, तमाम प्रकार की तकलीफें आ सकती है। जो बाल बच्चे हैं और जो वृद्ध हैं, उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ इनको जो प्राकृतिक जलवायु जो बदलाव आ रहे हैं, उनको काफी ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे ठंड का मौसम आ रहा है, इतना ज्यादा ठंड पड़ेगा, इतना ज्यादा ठंड पड़ेगा कि एकदम जीना मुहाल हो जाएगा, बहुत तकलीफ होगी। तो ये वृद्ध लोग और बच्चे काफी सावधानी बरते, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई रिस्क न ले, अनावश्यक यात्रा न करें, कहीं भी आए जाए ना, गर्म पदार्थों का सेवन करें और घर में अधिक से अधिक रहने का प्रयास करें यदि संभव हो सके। तो इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि दो जो विशिष्ट रोग है इनको बचना होगा। तो ये ग्रह ऐसा संकेत दे रहा है कि यदि ये नहीं बचेंगे तो इनको तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है जी। बिल्कुल, हमारे साथ अब मैं अनुराग जी के पास आ रहा हूं। अनुराग जी, मेरा सवाल ये कि नए साल पर जब हम नए संकल्पों को लेकर के बात करते हैं तो कौन से 2023 में ऐसे संकल्प लें जो पूरे हों, जो शुभकारी हों? हमारे दर्शकों को क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम नववर्ष का उत्सव मनाते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा, एक चंद पंक्तियाँ आशु कवि देवेश तिवारी जी की हैं जो बड़ी प्रासंगिक हैं इस समय आपके प्रश्न के अनुरूप, कि जब हम नववर्ष मनाते हैं तो उसके दिन एक दिन पूर्व हम ईश्वर की आराधना छोड़कर, ईश्वर का ध्यान छोड़कर, प्रार्थना ये छोड़कर कि हे प्रभु हमारा जो ये आंग्ल आधुनिक नववर्ष आ रहा है ये हमारे लिए सदैव शुभप्रद हो, सदैव अच्छा हो। हमने पिछले वर्ष में, विगत वर्ष में जो बुराइयां हमसे हुई हैं, जो हमसे अपराध हुए हैं, आगे भविष्य में इस वर्ष में ना हो, और हमें ये संकल्प लेना होता है कि यदि हो सके तो इस वर्ष, चूंकि समय गया हुआ वापस नहीं आता, गए हुए समय में इतना तो कर लें कि अपनी कोई एक बुराई छोड़ दें और इस आने वाले वर्ष में पूरी सौहार्द से, पूरी प्रसन्नता से और किसी अच्छे शुभ गुण से युक्त होकर शुभ संकल्प लें, क्योंकि संकल्प होगा उच्च तो नर नीच हो सकता नहीं, और संकल्प ही जिसका नहीं उन्नत न हो सकता कभी। जी तो बिल्कुल एक जो पंक्तियों के जरिए बहुत कुछ कह दिया जिसमें बहुत कुछ अंतर निहित है। अरुण सिंघल जी, कुल मिलाकर के अगर युवाओं की बात करें, युवा हसरतें जब परवान चढ़ती हैं तो जिंदगी को इंसान का देखने का नजरिया बदल जाता है। और युवाओं को क्या चाहिए? एक अदद रोजगार। रोजगार को लेकर के अगर बात करें तो कितनी उनकी जो है चाहत पूरी होने जा रही है। 2023 में जो सरकारी वैकेंसियां निकलेंगी उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या कुछ उम्मीदें हैं? खास करके मैं यूथ को ही पॉइंट कर रहा हूं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आलोक जी आपने। गुरु का गोचर जो इस वर्ष होगा वो अपने मित्र मंगल की राशि में हो रहा है, जो कि युवाओं के लिए विशेष फलदायी है। और जैसा आपने सामान्य रूप से पूछा, ये युवाओं के लिए फलदायी है, पर व्यक्ति विशेष के लिए कितना फलदायी होगा ये उसकी जन्म पत्रिका देखकर ही निर्धारण किया जा सकता है। सामान्य रूप से तो सभी के लिए ये बहुत ही फलदायी होने जा रहा है। विशेषतः जो इस वर्ष का पूर्वार्ध है वो बहुत ही फलदायक होगा। उत्तरार्ध में जब राहु केतु का चेंज होगा, राहु गुरु के साथ जुड़ जाएंगे, तो वो बड़ी सावधानी रखने वाला समय होगा और युवाओं के लिए वर्ष विशेषतः फलदायक होगा। जी चलिए, युवाओं की बात हो गई। अब मैं राजीव जी जरा आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मैं जिस सीट पर बैठा हूं, जिस स्टूडियो में बैठा हूं, और मैं राजनीतिक सवाल ना करूं कैसे हो सकता है भला? आप भी समझ रहे होंगे और मैं भी समझ रहा हूं। भाई राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं तो डेली डिबेट कराता हूं यहां पर, लेकिन अगर आज मेरा अगर पॉलिटिकल सवाल नहीं रहेगा तो अगर राजनीतिक दलों की बात करें, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, सपा, अन्य दलों को लेकर के बात करें तो उनका गठबंधन कैसा रहेगा और 2023 में उनके लिए, और खास करके 2023 के, बल्कि मैं अगर सवाल पूछा 2024 भी इंक्लूड कर ही देता हूं, राजीव जी उनके लिए कैसा रहेगा? और किस राजनीतिक दल पर राहु केतु का ग्रहण भी नजर आ रहा है? देखिए, राजनीतिक दल की जहां तक बात है, हाँ। तो राजनीति के ग्रह जो हैं वो प्रमुखता से, जैसा विशेष आचार्यों ने बताया है और जातक परिजात फल दीपिका इत्यादि में, तो ये देखा गया है कि जो लंबे समय तक राजनीतिक दल होते हैं उनमें शनि और बुध का गोचर देखा जाता है, और जो छोटे छोटे दल बन के कई दलों में एकदम से मिल जाते हैं उनके लिए गुरु का गोचर देखा जाता है और राहु का गोचर देखा जाता है। तो अब जहां तक इलेक्शन की बात है और आपने 2024 की बात कह दी है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि कई प्रकार के छोटे छोटे दल एक जॉइंट फोर्स बनने की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये तभी बढ़ेंगे जब राहु केतु का अक्टूबर में परिवर्तन होगा। उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि कौन से दल कहां जा रहे हैं, किस तरफ। इसमें त्रिकोणीय 3 प्रकार के दल उभरने की संभावना है। एक उग्र दल होंगे, एक जो होगा वो धर्म से संबंधित होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि एक साल तो केतु के हिसाब से देखें, मंगल के हिसाब से देखें और गुरु की परिणति के हिसाब से देखें। बीच में गुरु और राहु का गुरु चांडाल्य योग एक बनता है, यानी गुरु राहु जब साथ में भी होंगे ट्रांजिट में, उस समय क्या होगा, भगदड़ ऐसी मचेगी। आपको कई ऐसी खबरें मिलेंगी, क्योंकि आप खबर करते हैं, तो आपको कई ऐसी खबरें मिलेंगी। आप कहेंगे कि अरे ये तो यहाँ दल में थे, इनके इस दल में जाने की संभावना कभी थी ही नहीं और वो भी जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ उलटफेर हो रहा है।
क्योंकि राहु अल्टीमेटली आने वाले हैं मीन राशि में और केतु जाने वाले कन्या। कन्यार्कगत जब भी केतु गए हैं और जब भी राहु आए हैं मीन में, तो पुराना जो ऑर्डर चल रहा है राजनेताओं का वो कंटिन्यू होता है। यानी एक बड़ी चीज बता रहा हूं आपको कि कई एक शक्तिशाली जो पार्टियां होंगी उसमें चेंजेस तो आएंगे, लेकिन ज्यादातर जो पार्टियां होंगी वो कहीं ना कहीं अपने से शक्तिशाली लोगों से जुड़ के एक मुकाबला करती हुई, डट के मुकाबला करती हुई नजर आने वाली है। अच्छा, अन्य छोटे दल जो हैं, जो तीसरे मोर्चे की जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए किस तरीके के संकेत हैं 2023-24 के लिए? क्योंकि कई राज्यों में 2023 में चुनाव है, एमपी, छत्तीसगढ़ सहित। हाँ, जो भी कुछ है इसका देखिए, मैं राजनीतिक विश्लेषण ग्रहों के हिसाब से बता रहा हूँ बिल्कुल, और आप उसके हिसाब से समझिए कि तीन बड़े गोचर होने वाले हैं। तो इसकी जो सहमति है, जब भी मेष में गुरु आते हैं, इसमें शक्ति का संचालन एक तरफ धीरे धीरे करके बढ़ता है। यानी 3 प्रकार के बनेंगे और आपने जैसे कहा है तीसरा प्रकार का कोई दल होगा, वो पुरानी रणनीतियों को फेल करता हुआ बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो वो तीसरे नंबर का दूसरे नंबर पे पहुंच जाएगा और पहले नंबर का अपनी ताकत का संचालन गुरु बृहस्पति देव की एनर्जी की वजह से मेंटेन रखेगा। इसका मतलब जो आपको देखना यह है कि अक्टूबर के आसपास से आपको समझ में आएगा कि क्या उसमें हो रहा है। अच्छा, बाकी छोटे राज्यों की आपने जो राजनीति की बात कही है, उसमें भी आपको यह लगेगा कि जो शक्तिशाली है वो शक्तिशाली नहीं है, और जो शक्तिशाली नहीं है जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में शक्तिशाली बन जाएगा। इसका मतलब ये साल राजनीतिक रूप से ऐसा है कि किसी भी पार्टी को कमजोर समझने की कोई भी गलती ना करे, क्योंकि गुरु बृहस्पति देव सबके पास यानी कि शक्ति सभी को कमजोर पावर कोई करते किसी हैं। को हाँ, ना समझे। एक बात और है, हाँ, जल्दी से जो युवा शक्ति है, जी राजीव जी अपनी बात पूरी करिए। और युवा शक्ति जो है, युवा शक्ति जरूर राज करेगी। युवा शक्ति के ज्यादा प्रतिनिधित्व आने वाले समय में आप देखेंगे। जी कन्हैया जी, अगर हम सबकी बात हमने कर ली, चाहे युवाओं को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर के, और जो अनमैरिड हैं उनके लिए भी, लेकिन अगर हम बात करें इस समय जो सबसे ज्यादा जो स्थिति है हर शख्स को, जो कोरोना को लेकर के अगर मैं बात नहीं करूंगा तो शायद आज की मेरी परिचर्चा डिबेट अधूरी सी रहेगी। उसको लेकर आपको किस तरीके के हालात लग रहे हैं, क्या संभावनाएं हैं और किस तरीके से बचा जा सकता है? क्या कुछ उपाय जो आप बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें कन्हैया जी? देखिए, कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया और इससे जो भी सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु हैं, इससे संबंधित बीमारियां तो हर साल आती हैं और आती रहेंगी। ये अनंत सिलसिला है। ऐसा भी नहीं होगा जब इंसान ना आए तो ये भी आएगा, हालांकि कोरोना भी आएगा तो आएगा। लेकिन हमें जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि अप्रैल के बाद से हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके पहले जो भी समस्याएं आ सकती है, कोरोना संबंधी समस्या आ भी सकती है, लेकिन अप्रैल के बाद से लगातार अच्छा होगा और ये साल कुल मिलाकर के बहुत ही सुखद होने वाला है। अब कोरोना आएगा तो उसका उपाय होगा और उसका नियंत्रण किया जाएगा और उससे बहुत ज्यादा भयानक स्थिति होने की संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बहुत भयानक स्थिति मिल जाएगा, बहुत बड़ा पूरा स्थिति मिल जाएगा, ऐसा मुझे नहीं प्रतीत हो पा रहा। फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन है, मेरा जिससे करना है उसके अनुसार देने की बहुत कोरोना कुछ कर पाएगा, बस आएगा जाएगा, दूसरा कुछ नहीं है। भारत में कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला उसका, बाकी देशों हो सकता है उसका असर हो। भारत मुझे पूरा विश्वास है वंचित रहेगा, समस्याओं से काफी हद तक लड़ पाएगा, जीत जाएगा, बिल्कुल लड़ेगा और जीतेगा भी कोरोना, क्योंकि डर के आगे जीत है। अनुराग वाजपेयी जी के पास आऊंगा। अनुराग जी, लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से 2022 जरा सुनेंगे, उचित रूप से चलना चाहिए इसका कार्य।